बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बेटा, ये वो कल वाले कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको नहीं मिले थे इन डेटा फॉर्म, वो आज अवेलेबल है। आज आपको मैंने मेल कर भी दी थी, व्हाट्सएप कर दिया था, आप बता दीजिएगा। ये तो आसान ही था, ये हमने कल कर दिया था। ये भी हमने कर दिया था ग्लूकोज का, ठीक है जी। तो 180 उसकी मतलब थी मोलर मास, और परसेंटेज ऑफ कार्बन पहले निकालनी थी, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, और उसके बाद आपने मोल निकाले और मोल निकाल के उसके एटम्स निकाल दिए। क्वेश्चन नंबर 18 भी हमने कर लिया था कल। अननोन मेटल M रिएक्ट विद S to form a compound, इसका फार्मूला M2S3 है। तो 3.12 ग्राम्स ऑफ M को 2.88 ग्राम के साथ रिएक्शन करते थे, तो हमने आइडेंटिफाई करना था मेटल M और कंपाउंड M2S3। तो ये भी हमने कल कर दिया था कि एट द एंड हमें पता चला कि जो एटॉमिक मास है वो 52 निकली है, वो 52 एटॉमिक मास है क्रोमियम की। तो so unknown metal M is chromium and compound is M2S3, and M2S3 जो है वो बेसिकली Cr2S3 था, क्रोमियम सल्फाइड। जी ये वो क्वेश्चन था जो हम कर रहे थे, जिसके हमने 2 पार्ट कर लिए थे। मैं इसको आगाज से पिक कर रहा हूँ। जी बेटा, ऑक्टेन प्रेजेंट इन गैसोलीन, गैसोलीन मीन्स पेट्रोल, ठीक है जी। बर्न अकॉर्डिंग टू फॉलोइंग इक्वेशन, इस इक्वेशन से ये जलती। दिस इज ऑक्टेन, 25 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, इसके 2 को इसके 25 मोल चाहिए, 16 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और 18 मोल्स बेटे वाटर बनते हैं। हमें नहीं होना फिर। आदिया अली कौन है? आदिया बेटे आप कहाँ से हैं? हेलो, किधर गई? चली गई। चले वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 19 का ए पार्ट क्या था? कहता है कितने मोल ऑक्सीजन चाहिए 4 मोल ऑक्टेन को मुकम्मल तौर पर रिएक्शन करवाने के लिए? बेटा जी, इसके 2 को 25 चाहिए। हमने यही किया है फ्रॉम केमिकल इक्वेशन। वी नो दैट कि 2 मोल्स ऑफ ऑक्टेन को चाहिए हैं 25 मोल ऑक्सीजन के। तो बेटा अगर 4 हो जाएंगे तो वेरी सिंपली यूनिटरी मेथड आप लगा सकते हैं। यूनिटरी मेथड आपको क्या कहता है, वो आप कैलकुलेशन कर ले तो वो 50 मोल आपके सामने आ जाते हैं। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। जी बी पार्ट था, कहता है 16 मोल कार्बन सॉरी 8 मोल ऑक्टेन कितने मोल कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करेगी? इक्वेशन हमें कहती है कि 2 मोल हो तो वो 16 मोल बनते हैं, तो एक को कितने बनेंगे? आपने कैलकुलेशन कर दी, दैट इज 8 मोल्स। ठीक है, ये बी पार्ट भी हो गया था, ये दोनों हमने कल कर दिए थे। ये सी पार्ट है। सी पार्ट में वो हमें ये कह रहा था, अगर आप अपनी बुक खोल लें तो जरा, वरना मुझे पिछली स्लाइड पे जाना पड़ेगा। जी आयशा क्या कह रही है बुक? कोई पता नहीं, किसी ने नहीं खोली हुई। शहजाद सारे माशाल्लाह। सी पार्ट है जी, हाउ मेनी मोल्स ऑफ वाटर आर प्रोड्यूस्ड बाय कंबस्शन ऑफ 6 मोल्स ऑफ ऑक्टेन। बेटा हमने 6 मोल ऑक्टेन से पानी निकालना है, कितना है? लेकिन आगाज वही इक्वेशन से होगा, 2 मोल
हो तो 18 मोल ऑफ वाटर प्रोड्यूस होते हैं, वाटर प्रोडक्ट है रिएक्शन की। और अगर 6 होंगे तो आप यूनिटरी मेथड लगाएंगे तो दैट इज 54 मोल्स ऑफ वाटर। आगे जरा गौर फरमाइएगा, आपके पास है डी पार्ट इसका, कहते हैं दिस रिएक्शन इज टू बी यूज्ड टू सिंथेसाइज 8 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कि अगर आपने 8 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनाने हो तो कितने ग्राम ऑक्सीजन चाहिए, और साथ में ही पूछा हुआ है कितने ग्राम ऑक्टेन की यूज होगी। पहले हम इक्वेशन से ही देखेंगे, जो चीज दी हुई है वो कार्बन डाइऑक्साइड है और जो पूछी गई है वो ऑक्सीजन पूछी गई है। इक्वेशन कहती है कि इसके 16 मोल्स हो तो इसके 25 चाहिए होते हैं, तो इसके उसने कह रहा है 8 बनने हैं तो ये बनेंगे जी 12.5, लेकिन हमें उसने ये कहा हुआ है ग्राम्स में बताएं। तो बेटा ग्राम्स में डायरेक्ट नहीं निकलता, वो उसका एक अगला स्टेप है जो अगली स्लाइड पे आपके पास आएगा। ये देखिए बेटा, ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है जी, इससे आप ये मास निकाल लेंगे। ये मोल्स हैं, एन की जगह पे आ गए, और ये मोलर मास ऑक्सीजन की दैट इज 32, तो ये आपके पास 400 ग्राम का आंसर आ गया। सिमिलरली उसने कहा है कि वो 8 मोल कार्बन डाइऑक्साइड के लिए ऑक्टेन भी बताएं कितने ग्राम चाहिए। तो इक्वेशन कहती है जी फिर वही बात कि 16 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को 2 मोल चाहिए ऑक्टेन के, तो बेटा 8 को कितने चाहिए, 1 मोल, तो 1 मोल को उसकी मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दिया, तो देयर इज द आंसर दैट इज 114 ग्राम। जी अगला हमारा टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है, एंड दैट टॉपिक इज लिमिटिंग रिएक्टेंट। नहीं समझ आई, दोबारा बता दें एक बार। बेटे वापस आ जाते हैं जी, मुझे जरा पीछे जाना पड़ेगा, और पीछे क्या जाना है, यहाँ पे इक्वेशन हम दोबारा लिख लेते हैं। 2 मोल C8H18 plus 25 moles oxygen gives you 16 moles carbon dioxide plus 18 moles of water। ये इक्वेशन बेटा जी, उसने हमें ये कहा कि इस इक्वेशन के मुताबिक अगर आपके पास जरा सवाल पढ़िए, आपके पास क्वेश्चन नंबर 19 आपकी बुक में दिया हुआ है, डी पार्ट कहता है इन इफ दिस रिएक्शन इज टू बी यूज्ड टू सिंथेसाइज 8 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कहता है अगर हमने 8 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनाने हो तो वो पूछ रहा है हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन आर नीडेड। ऑक्सीजन के हमने यहाँ ये कैलकुलेट किया। मैं पिछली स्लाइड पे वापस चलता हूँ, इसको मैं क्लियर कर रहा हूँ, कोई बात नहीं, वापस चल के दोबारा लिख लें। ये जरा गौर फरमाइए, इक्वेशन कहती है 16 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को 25 मोल ऑक्सीजन चाहिए। इक्वेशन आपकी किताब में दी हुई है, जरा देखिए, नजर दौड़ाइए। 16 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को रिएक्टेंट में 25 मोल ऑक्सीजन चाहिए। वो कहता है हमने 8 मोल बनाने हैं, भाई 16 को 25 चाहिए तो आधा ये हो गया है, तो ये भी फिर आधा ही हो जाएगा, और 25 का आधा कितना निकलता है ये आपने कैलकुलेशन करके निकाल दिया, दैट इज 12.5। चले आगे जी जी बेटा। अब हमने क्या करना है, हमने ग्राम बताने हैं, तो ग्राम इस रिलेशन से निकलेगी, इसको आपने एम निकालना है, जब एम निकालना है तो ये इस एम को इधर ले जाएंगे तो ये आपके पास ये रिलेशन आ जाएगी। ठीक है जी, अब आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आपने पिछले स्टेप में निकाल लिए 12.5, ऑक्सीजन की मोलर मास इज 32, इसको मल्टीप्लाई किया, दिस इज 400 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड। साथ ही उसने हमें ये कह दिया कि ये बताएं ऑक्सीजन कितनी रिक्वायर्ड। ठीक है, तो बेटे ऑक्सीजन, ओहो आई एम सॉरी, ऑक्टेन कितनी रिक्वायर्ड, 8 मोल ही कार्बन डाइऑक्साइड के लिए उसने कहा है ऑक्टेन कितनी चाहिए। फिर हमने इक्वेशन से ही बात चलानी है,
इस 16 मोल कार्बन डाइऑक्साइड को 2 मोल ऑक्टेन चाहिए। इक्वेशन से देखें, राइट साइड पे 16 मोल कार्बन डाइऑक्साइड के हैं और लेफ्ट साइड पे 2 मोल बेटे ऑक्टेन के हैं। तो बेटा जी 8 मोल को कितने चाहिए होंगे? वो 1 मोल। तो बेटा जी N इज 1 मोल, मोलर मास C8 और H18 की निकाल लें। C8 H18 12 इंटू 8 प्लस 1 इंटू 8 1 इंटू 18 क्या बनेगा? 96 प्लस 18 क्या बनेगी? 114। ये बेटे 114। तो इसको 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये बेटे आपके पास क्लियर ना? जी चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। आगे बात को बढ़ाने से पहले हम एक डेली लाइफ की एग्जांपल करते हैं। सारे बच्चों को जरा मैं ऑनलाइन ले लो। जी जनाब, ये आ गए सारे। हाँ मुजना बेटे ये बताओ, सैंडविच बनाने के लिए कितने स्लाइस और कितने शामी चाहिए होते हैं सादा तरीन सैंडविच बनाने के लिए? लो जी, अरे आम बताएगी। सर 2 स्लाइस और 1 शामी। हाँ जी, सादा तरीन सैंडविच बनाने के लिए 2 स्लाइस चाहिए और 1 शामी चाहिए। जोहेब मियाँ, आप बाजार से बेकरी में जाते रहते हैं, आप परसों तरसों बेकरी पे गए हुए थे, आप 3 डब रोटियां ले आते हैं। हाँ, अम्मी कहती है चलो आज कुछ नहीं और बनाना, शामी पड़े हुए हैं, बनाओ आज सैंडविच। आप फ्रिज खोलते हैं, शामी निकलते हैं 15। 3 डब रोटियों के स्लाइस कितने होते हैं? जी जोहेब साहब। 15 शामी 3 डबल रोटी स्लाइस स्लाइस गिने थोड़ी होते हैं। कभी नहीं गिने आज तक? चलो ऐसे करो, नहीं। 2 डब रोटियां ले लो। डब रोटी बड़ी वाली जो होती है ना, उसमें तकरीबन 18 से 20 स्लाइस होती है। ठीक है, आप ऐसे करें, आपने 2 डब रोटियां लाए हैं, कितने 18 स्लाइस लगा ले। 2 डब रोटियों के कितने स्लाइस हो गए? 36। फ्रिज में आपने देखा तो कबाब आपके पास जो है वो पड़े हुए हैं 15। नाउ द क्वेश्चन इज जोहेब मियां, सैंडविच कितने बनेंगे? 30 सुभान अल्लाह। तो 30 स्लाइस लगेंगे, 15 सैंडविच बनेंगे। अच्छा बेटे, ये जोहेब ने जवाब ठीक दिया है या? अच्छा जी, कितने सैंडविच बनेंगे? 15 सैंडविच बनेंगे, 15 शामी। अच्छा, आवाज आपकी नहीं आ रही। हमायल, हाँ जी, हमने क्या 15 पूछा? शामी कबाब ही जो है वो 15 है, तो फिर 15 ही बनेंगे सैंडविच। 15 बनेंगे। रोटी तो हमारे पास बहुत है ना, डब ब्रेड रोटी बहुत है। फालतू है हमारे पास, यही बात हाँ मैं जी, इसी के मुंह से सुनना चाह रहा था कि हमारे पास डबल रोटी फालतू है, लेकिन हमारे पास जो क्या है, अल्लाह भला करे, शामी, वो थोड़े। शामियों के थोड़े होने की वजह से हम पर एक लिमिट लग गई है कि हम 15 से ज्यादा सैंडविच नहीं बना सकते। कुछ बात समझ में आई है जुएब साहब? चलिए बात को आगे लेके चलते हैं। हमारे पास स्लाइसेस ज्यादा हो गए और हमारे पास कौन है,
आयशा को क्या हो गया? आयशा की आवाज ही नहीं आ रही। हाँ जी, ये आ गई स्लाइड, पिछली स्लाइड कह रही है, इसको क्लियर करना पड़ेगा। अब क्लियर है? हाँ जी, मैं वापस आता हूँ जी। हमारा जो मोटिव था, हमारा जो मतमा नजर था, वो ये था कि हमने सैंडविच बनाने हैं। हम बाजार से 2 डब्बा रोटियां ले आए, उन 2 डब्बा रोटियों में से स्लाइस निकले हैं 36। फ्रिज हमने खोला तो घर में जो शामी पड़े हुए थे वो 15 थे। हर एक शामी को 2 स्लाइस चाहिए, तो 15 शामियों के साथ जो स्लाइस खर्च हो जाएंगे वो हो जाएंगे 30। स्लाइस कितने फालतू पड़े हुए? 6। अब बताने की बात यह है कि हमारे पास शामियों की कमी की वजह से हम सैंडविच की एक खास तादाद तक पहुंचे, उसके बाद हम फर्क हो गए। सिमिलरली बहुत सारे रिएक्शन जब हम करवाते हैं तो उसमें कोई एक रिएक्टेंट ऐसा होता है जो मुकम्मल तौर पे खर्च हो जाता है। अब मैं आपके सामने एक मिसाल लिखने जा रहा हूँ, यहाँ साइड पे लिख लेते हैं। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू वाटर, ये इक्वेशन है बेटा जी। इक्वेशन ये कहती है कि इसके 2 मोल को ऑक्सीजन का 1 मोल चाहिए, ठीक है। अगर मैं आपको हाइड्रोजन के भी 10 मोल दे दूं और ऑक्सीजन के भी 10 मोल दे दूं, बताइए कौन खर्च हो जाएगा? एवरीवन, कौन क्या? हाइड्रोजन। कौन खर्च हो जाएगा? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन खर्च हो जाएगी जी। आमना, आमना बेटे, मैंने पूछा क्या है ये बताइए। सर आपने पूछा अगर हाइड्रोजन के भी 10 मोल हों जी और बेटे, ऑक्सीजन के भी, दोनों के तो 10 ये 10 मोल कौन हो, मर्ज होगा दोनों में से? दोनों में से कौन सा खर्च हो जाएगा? ये क्या बात जी। मेरा बेटा आप बताइए कौन खर्च होगा? थोड़ा सा सोचिए। इक्वेशन आपके सामने मैंने लिखी हुई। इक्वेशन कहती है हाइड्रोजन के 2 मोल्स को और ऑक्सीजन के कितने चाहिए? 1। सर हाइड्रोजन होगा। हाइड्रोजन के 2 को ऑक्सीजन का 1 चाहिए। हाइड्रोजन के अगर 4 हो जाएं तो ऑक्सीजन के कितने खर्च होंगे? 2। हाइड्रोजन के अगर 6 हो जाएं तो ऑक्सीजन के कितने खर्च होंगे? 3। हाइड्रोजन के 8 हो जाएं तो ऑक्सीजन के कितने खर्च होंगे? 4। और अगर हाइड्रोजन के 10 हो जाएं तो ऑक्सीजन के कितने खर्च होने हैं? 5। इसका मतलब क्या हुआ बेटा? मतलब ये हुआ कि ऑक्सीजन फालतू है। खर्च कौन हो गया? पहले कौन खर्च हो गया? हाइड्रोजन। अब लिमिटिंग रिएक्टर की डेफिनेशन पढ़िए। ऐसा रिएक्टर जो पहले खर्च हो जाए और बाकी रिएक्टेंट्स को अनरिएक्टेड छोड़ दे। हमने जो अभी मिसाल ली है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की, हमने दोनों के 10-10 मोल लिए, ठीक है। हाइड्रोजन के जब 10 खर्च हो गए तो ऑक्सीजन के कितने खर्च हुए? सिर्फ 5। तो हमने दोनों के 10-10 लिए थे, हाइड्रोजन के सारे ही मुक गए, ऑक्सीजन के पड़े रह गए। तो क्या ख्याल है बेटा? हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन इस केस में लिमिटिंग रिएक्टेंट है। यस, लिमिटिंग रिएक्टेंट वो है
जो खर्च हो जाए और जो पड़ा रहे वो नहीं, जो खर्च हो गया वो लिमिटिंग रिएक्टेंट। जैसे वापस आते हैं जुगेब वाली एग्जांपल पे, कबाब और स्लाइसिस में से कौन खर्च हो गया था? कबाब खर्च हो गया। तो कबाब वहां पे लिमिटिंग थे, ठीक होगी। चलिए आगे बात को बढ़ाते हैं। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है जो लिमिटिंग रिएक्टेंट के अंदर दिया हुआ है, लेकिन जब लिमिटिंग रिएक्टेंट का टॉपिक आता है तो इसको ऐसे ही हेडिंग लगा के लिखना है कि व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ ए लिमिटिंग रिएक्टेंट, कि लिमिटिंग रिएक्टेंट की अहमियत क्या है। पहला पॉइंट पढ़िएगा, कहता वन और मोर रिएक्टेंट्स इज टेकन इन एक्सेस। बाद दफा एक या एक से ज्यादा रिएक्टेंट्स जो है वो फालतू ले लिए जाते। अगर आपको याद हो, कल हम एक मिसाल कर रहे थे सुनार वाली। तो जो सुनार है वो जब आग जलाता है तो पीछे से ऑक्सीजन खोलता है, जब ऑक्सीजन खोलता है तो फ्लेम तेज हो जाता है। आपकी क्लास में मिसाल दी थी कल मैंने ये कहीं और दी थी? नहीं दी, नहीं दी। वो किसी और जगह दी थी। चलें वापस आ जाते हैं, आपको भी दे देते हैं। बेटे आपके घर में ये बड़ी इंटरेस्टिंग मिसाल है। आमना आमना नहीं, वो शब्बीर, मिस शब्बीर, अरियाम शब्बीर, सुन रही हो बेटे? जी सर। अरियाम कभी कभी वो जो चूल्हा होता है गैस वाला, वो भांडे काले करने शुरू कर देता है। जी क्यों होता है भला ऐसे? सर वो आग शायद वो उसका प्रेशर शायद तेज हो जाता है, इस वजह से वो थोड़ा सा ब्लैक हो जाता है नीचे से। नहीं, आमना बताए बेटे। सर यही कि आग का प्रेशर तेज हो जाता है। अनीका, मैं बताऊं? हाँ बोले बोले, शाबाश। गैस का प्रेशर होता है वो इक्वल नहीं होता हर जगह पे, तो इस वजह से काले होते हैं। नहीं, सुनिए। मेरे दिन में एक बात आई है। जी जी बोलिए बेटे। ये उस की मतलब मटेरियल पे भी डिपेंड करता है? नहीं, नहीं। सुन लीजिए सारे बच्चे सुनिए। जब घर में गैस चलती है ना, तो गैस को ऑक्सीजन चाहिए होती है। क्या चाहिए होती है? ऑक्सीजन। ये एक रिएक्शन होता है जो आपकी अम्मी सुबह दोपहर शाम करवाती हैं किचन में। जी, ये जो पर्टिकुलर रिएक्शन है इसमें एक रिएक्टेंट है पहला मीथेन, ये सुई गैस में। दूसरा रिएक्टेंट है ऑक्सीजन। कहाँ से आता है? हवा से आता है। चूल्हे को ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है? नीचे, चूल्हे के नीचे जहाँ बर्नर लगा होता है ना, उसके नीचे एक जगह होती है जहाँ ऑटोमेटिकली हवा की ऑक्सीजन मीथेन के साथ मिक्स होती है। जरा मैं आपको लिमिटिंग रिएक्टेंट की बात समझाने जा रहा हूँ। आपके घर की मिसाल है इसलिए मैं पहले ये बात कर रहा हूँ। अगर तो ये वाला रिएक्शन हो जो मैंने आपके सामने लिख के दिया है, इसमें कहीं कार्बन पैदा नहीं हो रही। सारे बच्चे गौर करें बेटे, प्रोडक्ट में कहीं कार्बन तो नहीं है? नहीं है। प्रोडक्ट क्या है? दो चीजें हैं। क्या क्या है? एक कार्बन डाइऑक्साइड है, एक पानी है। पानी के वेपर बन के निकल जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड पहले गैस होती है। यहाँ पे तो कार्बन है ही नहीं।
वो जो बर्तन काले होते हैं तो वो तो कार्बन की वजह से होते हैं, तो कार्बन कहाँ से आ गए? सुन ले तवज्जो से, ये जो ऑक्सीजन है ना, ये वाली, ये ऑक्सीजन अगर पूरी मिले या एक्सेस में मिले तो रिएक्शन ऐसे ही होता है जैसे हम पढ़ रहे हैं। अगर ऑक्सीजन की मिकदार किसी वजह से, ये वाली मिकदार पूरी या कम हो जाए, लिमिटेड हो जाए, तो ये फिर रिएक्शन की प्रोडक्ट्स ये नहीं होती, इसके साथ साथ अनजली कार्बन भी आ जाती है, ये वाली। और ये अनजली कार्बन क्या करेगी? ये बर्तनों को स्याह करेगी। आम हालत में जब चूल्हा बेहतरीन काम कर रहा होता है तो मीथेन लिमिटेड होती है, ये क्या होती है? लिमिटेड। और ऑक्सीजन क्या होती है? एक्सेस, आम हालत में। लेकिन ये काम कब होता है? सुन ले, घर में चूल्हे के ऊपर चाय उबल गई, दूध उबल गया, ऊपर ही आपने उसके ऊपर ही साफ सुथरा हल्का फुल्का कर लिया, उसको चलाई चलुई गए, उसकी ओवरऑल नहीं, उसको खोल के अच्छी तरह साफ नहीं किया, उसके बर्नर्स की वो चीजें उतार के उनको अच्छी तरह मांझा नहीं लगाया, तो व्हाट विल हैपन? फिर ऑक्सीजन की मिकदार लिमिटेड हो जाएगी। जब ऑक्सीजन की मिकदार लिमिटेड होती है ना, तो फिर कालक पैदा होनी शुरू हो जाती है, कार्बन पैदा होनी शुरू हो जाती है, जिससे बर्तन काले होते हैं। समझ आ गई बात की? और ये लिमिटिंग रिएक्टर की वो मिसाल है जो आपके घर में मौजूद है। आपकी अम्मी ने आग तेज करनी हो तो वो किसको तेज करती है? ऑक्सीजन को नहीं तेज करती, मीथेन को तेज करती। यानी मीथेन का कंट्रोल अम्मी के पास होता है, बटन के पास। मीथेन आपने कम कर दी, चूल्हा धीमा हो जाएगा, मीथेन आपने तेज कर दी, चूल्हा तेज हो जाएगा। ठीक है जी, दोनों सूरतों में मीथेन आपका कंट्रोल आपके पास है, जिसका कंट्रोल आपके पास है वो लिमिटेड होती है। ऑक्सीजन कहां से आ रही है? हवा से। अब जहां से ऑक्सीजन अंदर मिक्स हो रही है, दूध उबल उबल के, चाय उबल उबल के, सालन उबल उबल के, वो सुराख ही अगर बंद हो जाए तो नतीजा क्या होगा? नतीजा ये होगा बेटा जी कि ऑक्सीजन की मिकदार कम हो जाएगी। जब ऑक्सीजन कम हो जाएगी तो फिर रिएक्शन नया होना शुरू हो जाएगा, वो दरमियान में कार्बन आ जाएगा। ठीक है जी, अब चला देखें जरा इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। इंपॉर्टेंस ये है कि वन आर द मोर रिएक्टेंट्स आर टेकन डेलिबरेटली इन एक्सेस, जानबूझ के उन्हें एक्सेस में रखा जाता है। कितना ज्यादा रखा जाता है? स्टोइकोमेट्रिक अमाउंट से भी ज्यादा, ताकि जो दूसरा रिएक्टेंट है ना, जो एक्सपेंसिव रिएक्टेंट है, वो मुकम्मल तौर पे खर्च हो जाए। मिसाल के तौर पे आप बाजार से कोयला लेते हैं, आप जलाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होता है। ऑक्सीजन अल्लाह वालों एक्सेस में होती है, हवा में फालतू मौजूद है। पैसों की क्या चीज आती है? कार्बन। ठीक है, इसको मुकम्मल तौर पे खर्च करने के लिए ऑक्सीजन को फालतू रखना जरूरी है। सुना होगा आपने कि कभी बंद कमरे में गैस का चूल्हा नहीं जलाना, उसके नतीजे में क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड पैदा होनी शुरू हो जाती है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड आपको ले डूबती है। चलिए आगे चलते हैं। समटाइम्स दिस इज डन टू एक्सेलरेट द रेट ऑफ द रिएक्शन। तो चीज बाद में फालतू ली जाती है रेट ऑफ रिएक्शन को तेज करने के लिए। वो आपने कभी देखा होगा, वो जो वेल्डिंग वाले होते हैं, सुनार होते हैं, वो आग को तेज करते हैं, खुद ऑक्सीजन का प्रेशर बढ़ाते हैं। ऑक्सीजन का प्रेशर बढ़ाते थे तो वो प्रेशर उसका तेज हो जाता है। ठीक है, यही काम आप जो है वो घर में नहीं कर सकते, क्योंकि घर में आपके पास ऑक्सीजन अल्लाह की तरफ से वो हवा में मौजूद है। ठीक है, अगर आपके पास ऑक्सीजन का सिलेंडर हो, आप उसकी सप्लाई तेज कर दें तो फ्लेम जो है वो ज्यादा तेज हो जाएगा चूल्हे का। ठीक है जी,
तो रेट ऑफ रिएक्शन भी तेज हो जाएगा, क्योंकि चूल्हे के अंदर जो आग लग रही होती है वो बुनियादी तौर पे एक केमिकल रिएक्शन होता है। चलिए आगे बात को बढ़ाते हैं। कहता है डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, अगर कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाए तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो तेज हो जाता है। आगे एग्जांपल वही है तो अभी चंद लम्हे पहले मैंने आपको 10 मोल लेके, अब यहाँ कितने ले रहा है, यहाँ ले रहा है 2 मोल इसके हाइड्रोजन के और 2 ही मोल ले रहा है ऑक्सीजन। कहता है जब दोनों को रिएक्शन करवाया जाता है तो वाटर के 2 मोल बनते हैं। इक्वेशन ये कहती है इसके 2 हो, इसका 1 खर्च होना है, हालांकि हमने लिए इसके भी 2 हैं, ये देखें ये 2 मोल लिए हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, कहता है लिखा हुआ है फ्रॉम अबव इक्वेशन इट इज एविडेंट कि 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहे हैं सिर्फ 1 मोल ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, और बाकी का 1 मोल ऑक्सीजन का फालतू है। सो हाइड्रोजन इज लिमिटिंग रिएक्टेंट, जो रिएक्टेंट खर्च हो रहा है वो हाइड्रोजन है, जो बच रहा है वो ऑक्सीजन। तो बात को बढ़ाते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट, ये न्यूमेरिकल्स हैं, ये हम इंशाल्लाह कल करेंगे कि आइडेंटिफिकेशन कैसे की जाती है। सबसे पहले जितने भी रिएक्टेंट होते हैं ना उनके नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर दिए जाते हैं, ग्राम दिए होते हैं, अब ग्रामों से नंबर ऑफ मोल्स। दूसरा काम कहता है नंबर ऑफ मोल्स जब आप निकाल लेते हैं तो उनकी मदद से एक खास प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं। भाई हाइड्रोजन के 2 हो तो वाटर के भी 2 बनने हैं, ठीक है जी। तो फिर क्या आखिर में क्या करते हैं, मुवाजना करते हैं कि किस रिएक्टेंट ने सबसे कम मिकदार में प्रोडक्ट दी है, और जो कम मिकदार में प्रोडक्ट देता है वो हमारा लिमिटिंग। आज के लिए इतना ही, ये पूरा मटेरियल आज अपलोड हो गया था, मैंने आपको मैसेज कर दिया था, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और हमारा चैप्टर तकरीबन कल इंशाल्लाह इख्तिताम पजीर हो जाएगा। हमारे न्यूमेरिकल्स भी कल सारे ही हो जाएंगे, ठीक है। मेजर हमारा जो है वो चैप्टर कल कंप्लीट हो जाएगा, फिर इसके कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस रह जाएंगे, वो हम इससे अगले दिन डिस्कस करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये 88 स्लाइड्स हो गई हैं, हमने ये इन 88 स्लाइड्स में पूरे का पूरा चैप्टर जो है वो हमने कवर किया। हाँ, जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा ना, फिर मैंने इसके ऊपर 2 दिन लगाने हैं, पीछे से कुछ लेक्चर्स, एक आइसोटोप वाला एक न्यूमेरिकल है जो क्वेश्चन नंबर 6 है आपकी एक्सरसाइज का, वो एक न्यूमेरिकल मैंने आपको दोबारा से करवाना है, वो हमने पहले किया ही नहीं है, ठीक है। तो वो आइसोटोप्स का एक जब रिवीजन होगा तो उसके साथ वो वाला जो है न्यूमेरिकल वो भी हम कर लेंगे। तो कोई सवाल? ये टॉपिक लॉन्ग के लिए ये यहाँ से करना है, किताब में भी उसने बेटे सैंडविच वाली मिसाल दी हुई है, वो जो सैंडविच वाली मिसाल है ना वो सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए होती है, वो पेपर में बोर्ड में लिखने के लिए नहीं होती। हमारे यहाँ अल्लाह हमारे नोट्स लिखने वाले और किताबें लिखने वाले जितने भी बंदे हैं उन सब ने वो किताब की मिसाल उसके अंदर ठोकी हुई है, वो तो जस्ट एक डेली लाइफ की एग्जाम्पल है, सिर्फ बच्चों को समझाने के लिए वहाँ पे दी गई है। एक्चुअली एग्जाम्पल यही है जो वाटर वाली, ठीक तो है। हम इसके ये लॉन्ग डेफिनेशन क्वेश्चन है, एक मिनट सॉरी, मैं आपको बता दूं, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इसके अंदर 2 शॉर्ट क्वेश्चंस है। एक तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ द लिमिटिंग रिएक्टेंट, ये वाला जो है, ठीक है, ये मतलब 2 नंबर का आता है एज ए शॉर्ट क्वेश्चन, और दूसरा बेटा जी ये वाला जो है ये इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ द लिमिटिंग रिएक्टेंट, ठीक है। ये हिडन है किताब में ना, अंदर छुपा हुआ, लोगों ने इसको निकाला ही नहीं होगा, ठीक है, तो लिहाजा बेहतर है। और खाली अच्छा बाद एक खलीफे ऐसे भी हैं, ये भी मजेदार बात है, कुछ खलीफे ऐसे होते हैं व्हाट इज लिमिटिंग रिएक्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लेते हैं। अच्छा होता क्या है, वहां पे हमारे यहाँ बच्चे धोखा खा जाते हैं, वो समझते हैं बस इतनी डेफिनेशन इसकी लिखने काफी, नहीं जी सॉरी,
मैंने आपको एक मिसाल पहले दिन से दी हुई है, मैं बारहा उसका तज़किरा करता रहता हूँ। वो ये है कि जहाँ कहीं भी एग्जाम्पल बनती है वो देनी है। इतनी सी लाइन लिखने के 2 नंबर नहीं मिलते होते, ठीक है। इतनी सी लाइन लिखोगे नंबर आपको 1 मिलेगा। अगर आप साथ में ये एग्जाम्पल दे रहे हैं आगे से, मैंने आपसे बारहा ये कहा है, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, शॉर्ट क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन की डिमांड है कि उसके अंदर एग्जाम्पल दी जाए, क्वेश्चन की डिमांड है कि उसके अंदर कोई हल्की फुल्की डायग्राम छोटी सी बने, तो वो बनानी होती है। हमारे यहाँ बड़ी माजरत के साथ मैट्रिक लेवल के अक्सर बेशतर मैंने देखा है, टीचर्स जब पढ़ा रहे होते नहीं जी शॉर्ट क्वेश्चन में मिसाल नहीं देनी, नहीं शॉर्ट क्वेश्चन में डायग्राम नहीं बनानी। डायग्राम इज मैंडेटरी wherever your answer demands that। और दूसरी एक और बात, एक दिन मुझसे पूछा था मन्नान ने कि वो डायग्राम बनानी कहाँ पे है, ये भी अच्छा सवाल था। ज़हन में रख लें, डायग्राम हर उस वक्त बनानी होती है जब क्वेश्चन लिखते वक्त आप हवाला देना शुरू कर दें डायग्राम का। जब आप डिस्क्राइब कर रहे हैं वहां पिक्चर का, डायग्राम का हवाला आ जाए, ग्राफ का हवाला आ जाए, आपने उसी जगह पे वो बनाना है। हमारे यहाँ क्या होता है, सारा सवाल पूरा इतना लंबा सारा लिख के एंड पे जाके कहीं जाके डायग्राम बनाई होती है। दिस इज रॉन्ग वे ऑफ प्रेजेंटेशन। पेपर की प्रेजेंटेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, ठीक है। प्रेजेंटेशन के बाकायदा मार्क्स होते हैं। फिर होता भला क्या है, वो बच्चे कहते हैं सर सारा किताब वाला लिखा सी, डायग्राम भी बनाई सी, नंबर 4 नहीं देते, उन्हें 3 नंबर देते हुए ने। उसको आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं लगती, ठीक है जी। दीज आर द थिंग्स व्हिच मैटर्स अ लॉट। ठीक हो गया जी। एनी क्वेश्चन? सर स्लाइड्स आपने व्हाट्सएप की हैं? नहीं जी, मैं सब कुछ वेबसाइट पे रखता होता हूँ। खालिद साहब के नोट्स भी वेबसाइट पे आप पढ़े हुए, डाउनलोड्स के सेक्शन में वहाँ पढ़ा हुआ सारा कुछ, वहाँ से उतार दीजिए, ठीक है जी। चलिए, अल्लाह आपका हामी नासिर, बाकी बातें हम इंशाअल्लाह कल करें। अल्लाह हाफिज़।